Good morning, class 8. This is our first chapter from science, that is crop production and management. Today we are going to start our first chapter of the syllabus of this year. Now we will start the video. स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट चैप्टर की तो वो किसके बारे में है? पूरा क्रॉप के बारे में है और कैसे आप इन्हें प्रोड्यूस करते हो और इनका मैनेजमेंट करते हो। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप कभी अपने घर में देखते हैं तो आपको फार्मर्स जो है यूज़ करते हैं जिन चीज़ों को, फील्ड्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं लाइक शॉवल, सिकल, खुरपी, प्लो एक्सेट्रा, ये सब वो चीज़ें हैं जो किसान के घर में ज़रूर देखने को मिलती हैं और आपने देखी भी होगी। वो इन सब से क्या करते हैं? वो इन सब से हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्या है वो ज़रूरी? दैट इज़ फूड। वो फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी मदद से? इन इंस्ट्रूमेंट, इन सारे इक्विपमेंट्स की मदद से। आपको पता है कि वो फूड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वो हमारी बड़ी बड़ी फील्ड्स में फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसे आप जानते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम बात करें ह्यूमंस की और एनिमल्स की, तो वो फुल्ली किस पे डिपेंड है फूड के लिए? एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। आप ये सब सारा जो पढ़ रहे, मैं बता रही हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें और ये फोटोसिंथेसिस और हमारा दूसरों पे डिपेंड होना, ये सब आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है। इसी तरह एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। हम किस पे डिपेंड है? पूरी तरह से प्लांट्स पर और एनिमल सोर्सेज पर, लाइक एग, मीट एक्सेट्रा, मिल्क। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो जानते हैं कि फूड हमारी बॉडी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फूड से हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काम करने के लिए, दैट इज़ एनर्जी। हमें वो एनर्जी प्रोवाइड होती है फूड से। तो इसीलिए जितना भी हमारे प्रोसेस है लाइक डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब फूड लेने पर ही पॉसिबल हो पाते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। आप जानते हैं कि हमारे में हम जितना भी फूड लेते हैं वो प्लांट्स से मिलता है, एनिमल्स से, या दोनों से ही हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब मैंने आपको जो चैप्टर का बेसिक बताया है, इससे क्रॉप का क्या लेना देना है? ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर फूड की बात हो रही है तो फूड जहाँ कल्टीवेटेड हो रहा है, जहाँ बनाया जा रहा है, वो एक बड़ी सी फील्ड है और उस फील्ड में आपको कुछ ना कुछ पूरी पॉपुलेशन के जो लिए आप बोएंगे, सोइंग करेंगे, वो आपकी क्रॉप कहलाएगी। तो इसी तरह अगर आपको फूड लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराना है तो आपको, या हमारे फार्मर्स दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने 1 साल गेहूं बोया और अब किसान 3 साल रेस्ट करते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो उसको टाइम से ग्रो करते हैं, टाइम से कट करते हैं, प्रॉपरली स्टोर करते हैं, मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो उसे रेगुलर उसका प्रोडक्शन करना, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना और उस फूड को फुल्ली वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड करना, ये हमारे सारे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में ये चीज़ें आती हैं। तो इसी के लिए हमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी होती हैं, कुछ एग्रीकल्चर बातें हमें जाननी होती हैं जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हजारों साल पहले जो हमारे नोमैडिक लाइफ हुआ करती थी, नोमैड्स मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहने वाले लोग थे, जो फुल्ली हमारी तरह स्टेबल नहीं हुए थे। वो ग्रुप्स में इधर से उधर घूमते थे, किसकी मदद में? किसकी खोज में? खाने की खोज में और घर की खोज में। वो क्या करते थे? कच्चे फल सब्जियां खाते थे जो उन्हें पेड़ों से मिल जाता था, जानवरों का शिकार किया करते थे। धीरे धीरे वो लोग क्या होने लगे? एक पर्टिकुलर जगह पर स्टेबल होने लगे, सेटल होने लगे। वो उस जंगल को क्या करते थे? जंगल खाली करते थे, वहां से उसे काटते थे, जमीन को तैयार करते थे, उस पर फसल उगाते थे। जब कोई लोग उस समय पर कुछ समय तक के लिए फसल उगाएंगे तो उसके पकने का भी इंतजार करेंगे, उसे काटने का इंतजार करेंगे, तो वो क्या होने लगे? धीरे धीरे लाइफ सेटल होने लगी। और वो इसी तरह से जब तक कच्चे फलों पर, पत्तों पर डिपेंड थे, अब वो क्रॉप्स पर डिपेंड हो गए। अब वो धीरे धीरे फूड की क्रॉप्स उगाने लगे प्रॉपर। तो दस वाज द बोर्न ऑफ एग्रीकल्चर। उसी समय पर जो वो जन्म हुआ था, किसका हुआ था? एग्रीकल्चर का, हमारी खेती बाड़ी का। तब से ही हम सब ने क्या जाना? क्रॉप और खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर का बेसिक है, एक इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्रॉप तो उगानी ही पड़ेगी। किसके लिए? फूड के लिए, और फूड हमें देगा एनर्जी। तो उसी के लिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं व्हाट इज क्रॉप। हम क्रॉप फसल बोलेंगे किसे? तो हमारी यहाँ पे जो क्रॉप है उसका हिंदी अगर हम वर्ड देखें तो दैट इज फसल।
व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक ही तरह के सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वो चीज कहलाती है फसल। अगर मैं बोलूं कि मैंने जो है अपने घर के छोटे से लॉन में थोड़े से टमाटर उगाए हुए हैं, तो वो टमाटर सिर्फ क्या कर रहे होंगे, सिर्फ मेरा पूरा कर रहे होंगे, मेरी पूर्ति कर रहे होंगे, वो मेरे लिए इनफ होंगे, लेकिन वो इतने भी नहीं होंगे कि मैं उसे पॉपुलेशन के लिए सेल करने के लिए चली जाऊं। ऐसा नहीं है, उससे कभी क्या 5 टमाटर आ गए, 10 टमाटर आ गए, 15 आ गए, तो उससे सिर्फ मेरा काम चल रहा होगा, मेरी फैमिली का काम चल रहा होगा। लेकिन वही प्लांट्स एक सेम तरह के टोमेटो, मैं पूरी अच्छा खासा एक बड़ी लैंड ले लूं हेक्टेयर्स में, उसे खरीद लूं और उससे मैं वो सारे टोमेटोज लगाऊं, तब मैं ये क्या कर रही हूँ, एक लार्ज स्केल पे कर रही हूँ, ये काम एक बड़े स्तर पे कर रही हूँ, तब वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी टोमेटो की क्रॉप कहलाएगी कि मेरा जो बिजनेस है वो किसका है, टोमेटो क्रॉप का है। तो मैंने जो क्रॉप लगाई हुई है वो किसकी है, टोमेटो की है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ व्हाट इज क्रॉप। तो देन व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब हम एक ही तरह की फसल या एक ही तरह के प्लांट एक जगह पर कल्टीवेट करते हैं लंबे समय, लंबे स्केल पर, बड़े स्केल पर, कमर्शियल पर्पज से, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्रॉप हमारे लिए ये यहाँ तक क्लियर हुआ। हम जानते हैं क्रॉप कुछ भी हो सकती है, वो सीरियल्स भी हो सकते हैं लाइक वीट, मेज, राइस, वो वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। तो इसी बेस पर हम इन्हें सीजन के बेस पर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्रॉप हमारी दो बड़ी कैटेगरीज में पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज क्या, खरीफ क्रॉप एंड अदर वन इज राबी क्रॉप। ठीक है, तो हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे। खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप क्या होती है, ये हम किसके बेस पे डिफाइन ब्रॉड कैटेगरी कर रहे हैं, इनके पैटर्न्स के सीजन के बेस पर। तो अगर मैं खरीफ क्रॉप की बात करूं तो दीज क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन रेनी सीजन। सॉन या ग्रोन हम वर्ड यूज कर सकते हैं बोने के लिए। ये फसल जो बेसिकली जुलाई से अगस्त के सीजन में, जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है, वो फसल खरीफ क्रॉप कहलाई जाती है। मीन्स जो रेनी सीजन की फसल है। ये कौन से सीजन की फसल है, रेनी सीजन की। हम इसे बो तो रेनी सीजन में रहे हैं, लेकिन इसे हार्वेस्ट क्या करेंगे, विंटर में करेंगे, इसमें ये पक जाएगी। तो आपको इसमें नजर आएगा जो इसके अंदर वेराइटीज मैंने बोई है वो हमें सर्दियों तक मिल जाती है, जैसे कि मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, मक्का, पैडी, सोयाबीन। ये सब चीजें हम बरसात के मौसम में लगाते हैं, इन्हें खूब सारे पानी की जरूरत होती है और हम इन्हें फिर क्या करते हैं, सर्दियों तक हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें रबी क्रॉप की, तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये कौन से सीजन की क्रॉप मानी जाती है, विंटर की, जिन्हें हम सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों में इससे पहले निकाल लेते हैं। अक्टूबर टू मार्च हम इन्हें ग्रो करते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनका टाइम पीरियड कहाँ तक माना जाता है, अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है, जिसमें हम मान जाते हैं सर्दियों में हम गेहूं को कोहरे के सीजन में बोते हैं और अप्रैल मई तक हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह ग्राम चने, मस्टर्ड, हमें पता है हम गेहूं के साथ मस्टर्ड भी इंटरक्रॉपिंग पैटर्न पे लगाते हैं। आपने फार्मर्स को देखा होगा गेहूं के साथ मस्टर्ड लगाते हैं, तो मस्टर्ड भी किसका वो माना जाता है, विंटर क्रॉप मानी जाती है। और आपको पता है बसंत ऋतु तक, जब तक स्प्रिंग सीजन आता है मार्च में, फरवरी और मार्च में, हमारी जो मस्टर्ड है, सरसों है, पूरी पक के रेडी हो जाती है। मटर तो ये भी हमें क्या सर्दियों में अवेलेबल होती है, हम इसे मार्च तक खाते हैं। ये पेरिनियल पर वो होती है, थोड़े कम समय के लिए आती है और हम इसे जल्दी से सर्दियों में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी रबी क्रॉप हो गई, जो हमें कौन से सीजन में मिलेगी, खाने को ये हमें मार्च अप्रैल में मिलेगी और बोएंगे हम इसे कब, सर्दियों में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्रॉप और ये हमारी इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। हम सेकंड बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। छोटी सी बात है कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ तो प्रैक्टिसेस करनी होंगी। लाइक अगर मैं छोटा सा आपको एक रोज प्लांट भी देती हूँ कि बेटा ये ले जाओ और आप इसे अपने घर में ग्रो करो, तो आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। पहले आपको एक पॉट चाहिएगा, फिर एक मिट्टी ऐसी चाहिएगी जो लूज हो बिल्कुल, आप उसे खोदेंगे, वहीं से इकट्ठा करेंगे, फिर उसे पानी देंगे, उसे थोड़ा समय धूप दिखाएंगे, थोड़ी सी छांव दिखाएंगे, जिसमें उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सके और वो जो है अच्छे से ग्रो कर सके। फिर उसके फ्लावर आने का वेट करेंगे। तो आपको घर में गुलाब का पौधा लगाने के लिए भी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। तो जब आप पूरी पॉपुलेशन के लिए कोई चीज लगाने जा रहे हो तो इसमें तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड होगी। उसी प्रैक्टिस के हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आपको मिट्टी को रेडी करना होगा। सेकंड वन इज सोइंग, फिर आपको अपने बीज बोने होंगे। थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड में आपको उसमें खाद और फर्टिलाइजर डालने होंगे जिससे आपकी
क्रॉप को कोई बीमारी ना लग जाए। देन इरिगेशन, आपको उसे समय समय टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर पानी देना होगा जितना उसे नीड है। देन प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, ले जब आप उसे मैन्योर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो कुछ जंगली पौधे भी उग जाते हैं, आपको उन्हें भी, उनसे भी अपनी फसल को बचाना है, वरना वो जंगली पौधे आपकी फसल का सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। एंड 6th वन इज हार्वेस्टिंग, फिर उसे प्रॉपर टाइम पे आप कट करेंगे। देन लास्ट वन इज स्टोरेज, फिर आपको उसके स्टोरेज करने के लिए ग्रेनरीज और इस सब की भी जरूरत पड़ेगी, पर रूम चाहिए जिसमें सुटेबल फेवरेबल कंडीशन हो, जिससे आपकी जो क्रॉप है इतनी मेहनत करने के बाद जो आपने ये 6 स्टेप्स करे इसके बाद बर्बाद ना हो जाए, तो आपको इसको स्टोरेज भी करना होगा। तो इसीलिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, हमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है समय समय पे, जिसकी वजह से हम इन्हें यूज कर पाते हैं। तो अगर मैं अपने फर्स्ट स्टेप की बात करूं, दैट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आपको अपनी सॉइल को रेडी करना होगा। तो अगर हम बात करें, बीज बोने से पहले आपकी सॉइल रेडी होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा खासा हेक्टेयर्स में खेत पड़ा हुआ है, उसकी मिट्टी अगर आप हल्का से लकड़ी ले और उसे खोद के देखें, वो बिल्कुल टाइट होगी। वो इतनी टाइट है तो आप उसमें बीज बो कैसे देंगे? बीज तो आपको अंदर बोना होता है जिससे वो बचा रहे, सेफ रहे, तभी तो उसमें से एम्ब्रियो निकल के प्लांट निकल के आएगा। वही अगर आपने ऊपर से डाल दिया तो ग्रो नहीं कर पाएगा, हवा में वो इधर उधर हो जाएगा, पैर पड़ने से वो खराब हो जाएगा। आपको पता है कि हमें बीज की रूट्स को अंदर तक पेनिट्रेट करना होता है, तो हमें अपनी सॉइल के साथ बहुत मेहनत करनी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, अपनी सॉइल को लूज करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा सॉइल लूज होगी रूट उतना ही उसमें डीप तक जा पाएगी, और जितना वो डीप तक जाएगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी वो अपनी उसके लिए प्लांट के लिए ले पाएगी। क्योंकि लूजेंड सॉइल जो है, और जितनी ज़्यादा लूज होती है, आपने देखा है, आपने अर्थवॉर्म देखे होंगे, माइक्रोब्स तो दिखाई नहीं देते हैं, वो तो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। अगर आप केंचुओं की बात करो, जो फार्मर के सबसे अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं, आपने देखा है जितनी सॉइल लूज होती है वो उसमें से इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। और हमें अर्थवॉर्म की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये हमारे जो भी डेड प्लांट्स गिरते हैं, कोई भी प्लांट पार्टिकल होता है, ये सबको खा जाते हैं और मिट्टी में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, जो कि सॉइल, टॉप सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मैन्योर मानी जाती है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये सब पढ़ा होगा कि प्लांट को जो है वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, तो ये सब हमें मिट्टी में देना होगा उसे लूज करके। और आपको पता है डेड प्लांट और एनिमल जो है सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे डेड प्लांट को खत्म कर देते हैं, और वो सारा हमें वापस से किस में मिल जाता है? हमारे प्लांट्स को दोबारा से मिल जाता है। तो इसीलिए जो हमारी टॉप सॉइल है जिसमें हम प्लांट को उगाते हैं, उसके फ्यू सेंटीमीटर्स तक प्लांट की ग्रोथ जाती है नीचे तक, इसलिए हमें सॉइल को लूज करना जरूरी है और उसे न्यूट्रिएंट रिच भी करना होगा। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है अपनी सॉइल को लूजनिंग करने का, उसको टर्न करने का, उसकी टॉप सॉइल को वापस से घुमा के उसे बिल्कुल बढ़िया करने का, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए जो प्रोसेस काम आता है, दैट इज टिलिंग और प्लोइंग, जिसे हम क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं टिलिंग की। टिलिंग एंड प्लोइंग, ये हमारे दो वर्ड हैं जो अब हमारा पहला प्रोसेस है। या तो हम हल चला के उसको यूज करेंगे, तो आपका फर्स्ट वन में आपको किस चीज की नीड है? प्लोइंग की। तो आप जानते हैं प्लोइंग किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? हल। तो हम प्लोइंग को क्या कहते हैं? हल चलाना, या हम इसे टिलिंग कर रहे हैं, मिट्टी को लूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है टिलिंग। तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को लूज करना और टर्न करना टिलिंग कहलाता है। ये किसकी मदद से होता है? ये हल की मदद से होता है, जिसे हम प्लो कहते हैं। ठीक है, प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। आप जानते हैं प्लो, आपने हल सबने देखा होगा कैसा होता है। पुराने जमाने में बैल के कंधों पर उसको रख के चलाने के काम आता था, तो जो उसमें लोहे का प्लो शाफ्ट लगा रहता था वो जमीन में गड़ता चला जाता था और वो मिट्टी को वहां से हटाता चलता था, जिससे मिट्टी लूज होती चली जाती थी और जो भी उसमें बड़े क्रम्स होते थे वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते थे। फिर हम इस फील्ड को पूरा पानी से भर देते थे, जिससे उसे पूरा मॉइस्चर मिल जाए और आगे वो मिट्टी का जो लेवल है वो हमारे लेवलर की मदद से हम उसे प्रॉपर कर देते थे। फिर हम उसमें मैन्योर ऐड करके, टिलिंग करने से पहले हम मैन्योर डालते थे, जिससे हमारे मैन्योर मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर वाटर, हम बीज बोने से पहले उसे वाटरिंग करके छोड़ देते हैं मिट्टी को। 2-3 दिन तक वो सारे मैन्योर पानी में घुल के मिट्टी को मिल जाते हैं। तो आपका टिलिंग और प्लोइंग प्रोसेस आपको क्या करता है? आपकी मिट्टी को बिल्कुल रेडी
कर देता है। तो प्लो के बारे में तो आप जानते हैं, जो हम अपने बुल की या जो हमारे पास ओक्स हुआ करते थे उनकी हॉर्सेस, कैमल, जो भी अवेलेबल एनिमल होता था उसके कंधों पर रखकर हम उससे हल खिंचवाते थे और वो वुड का बना प्लो शाफ्ट को हैंडल हमने उसे वहां से पकड़ा, हम जो है बुल की रस्सियों को पकड़ते हैं और आगे मूव करते चले जाते थे। इससे वो पुल पेनिट्रेट करता था जमीन के अंदर और धीरे धीरे वो वुड जो है वो लोहे का शाफ्ट है वो मिट्टी को लूज कर देता था। इसी के साथ एक दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट और आता है जिसे हम हो कहते हैं, HOE, हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी दिस इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स और लूजनिंग द सॉइल। अगर आपने बहुत समय से अपने खेत को यूज नहीं किया है तो उसके अंदर क्या उग जाते हैं, छोटे छोटे जंगली पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं। वो वीड्स आपकी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें उन्हें भी निकालना है। तो इसी तरह हमारे पास एक हो टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें एक हैंडल लगा हुआ था, हैंडल को अंदर फिक्स करने के लिए ग्रिप लगी हुई होती है और एक मुड़ी हुई सी प्लेट होती है जो सारे वीड्स को खींच के बाहर ले आती है। तो इसी तरह से इसके एंड पे हम एक ब्लेड लगा होता है जो इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और ये भी क्या हल्की तरह एनिमल द्वारा ही खींचा जाता है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें जो करना है वो सबसे पहले प्लोइंग करना है, जो हम किसकी मदद से करते हैं, प्लो की मदद से करते हैं। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे लिए इसमें यूजफुल है दैट इज हो, जो भी एक हल्की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है आयरन का बना हुआ और वुड का बना हुआ, जो हमारी मिट्टी को लूज करेगा और सारे वीड्स को बाहर निकाल लेगा। इसी के साथ जो आपका आजकल थर्ड इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं जो ट्रैक्टर से लगने वाला है दैट इज कल्टीवेटर। तो हमारा जो मिट्टी को लूज करने का एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कल्टीवेटर। Nowadays plowing is done by a tractor driven cultivator। ट्रैक्टर से चलने वाला एक कल्टीवेटर होता है जिसे हम आजकल यूज कर रहे हैं। इसमें हमें क्या होता है, ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं होती और हमारा टाइम ना तो मेहनत, ऑब्वियसली बात है जो मैकेनिकल काम हो रहा है जिसमें हमारी मसल पावर कम यूज हो रही है वो टाइम भी कम लेगा, तो हम ट्रैक्टर की मदद से अपनी मिट्टी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आपने देखा आपके फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको अपनी पड़ी हुई जमीन को लूज करना है जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एयर इजीली पेनिट्रेट कर जाए, वाटर मॉलिक्यूल इजीली पेनिट्रेट कर जाएं और आपके जो सीड्स हैं वो डीप तक जाके उनका एम्ब्रियो अच्छे से मॉइस्चर लेके फुल्ली डेवलप्ड हो सके और बर्ड्स और एनिमल उन्हें उठा ना सके, जिससे हमारा बीज बिल्कुल भी खराब ना और हमारी मेहनत खराब ना हो। अब हमारा सेकंड स्टेप है बीज बोना, दैट इज सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है आपकी क्रॉप ही नहीं होगी अगर आपका बीज ही ढंग से नहीं बोया होगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले बोने से पहले सबसे पहले तो सीड की बेस्ट क्वालिटी चूज करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा सबसे अच्छा सीड कलेक्ट करना, क्योंकि गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी। इसलिए हमें बिल्कुल क्लीन वेराइटी और हेल्दी सीड्स यूज करने चाहिए। फार्मर प्रीफर्स टू यूज सीड विद हैव अ हाई यील्ड। और आजकल हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस सीड को यूज करते हैं जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है, जो हमें हाई लेवल पर यील्ड देता है। इसी तरह हमारे बीज बोने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। सोइंग में हम अलग अलग टूल यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली पहले यूज होने वाला टूल हमारा एक फनल हुआ करता था। जो हमारा हल होता था उसी हल के जो फ्लो होता था उसी पर हम एक फलन टाइप फिक्स करते थे। उस फनल्स में हम क्या करते थे, सीड ऐड करते जाते थे, पाइप लगा होता था, वो पाइप धीरे धीरे मिट्टी में सीड को छोड़ता हुआ चलता था। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था। हल के ऊपर ही एक फनल टाइप, जैसे फनल आता है पेट्रोल डालने लायक का, उसी से हम सीड को भरते जाते थे फनल को, और वो 2-3 पाइप्स उसमें लगे होते थे, उनके शार्प एंड होते थे, वो मिट्टी में से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस पर छोड़ते हुए चलते थे। तो ये हुआ आपका सोइंग करने का ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन हम बात करें सेकंड, तो सेकंड हमारा जो है सीड ड्रिल। तो हमारी जो सेकंड मशीन आती है, जो हम आजकल मशीन से अपने बीज बोने लगे हैं, दैट इज सीड ड्रिल। एक ड्रिल मशीन टाइप होती है, जैसे आपने ड्रिल मशीन घर पे देखी होगी दीवार में छेद करने की, ये उसी तरह से होती है। तो इसका नाम है सीड ड्रिल। ये छेद टाइप करता चला जाता है और मिट्टी में आपके सीड्स को छोड़ता चला जाता है। तो इसकी हम इसमें ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। दिस टूल शो द सीड यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस। तो इसका क्या हुआ कि आपके सीड इसमें प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर हमें लगाने, प्रॉपर गहराई में लगाने, तो हम किसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि आपके सीड फुल्ली मिट्टी के अंदर चले गए, वो ऊपर से कवर्ड हो गए हैं, जिससे उन्हें किसान का पैर पड़ने से या किसी का पैर पड़ने से उनका एम्ब्रियो नष्ट ना हो जाए और वो सीड ग्रो ही ना कर पाए। और चिड़िया उन्हें उठा के, क्योंकि चिड़िया आपको पता है
मटेरियल्स और सीड्स ही खाती है, वो इन्हें उठा के ना ले जाए। तो इससे हमें ये ज़्यादा फायदा हो जाता है और सीड ड्रिल की हेल्प से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी मजदूर लेबर की मेहनत भी बच जाती है। तो इसी तरह अगर हमारे सीड प्रॉपर डिस्टेंस पे होंगे तो प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग बच जाएगी। ओवर क्राउडिंग मीन्स अगर प्लांट इकट्ठे इस तरह से एक जगह झुंड सा बन जाएगा तो प्रॉपर आपको उसकी वाटर करने में और ये सब करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हमें उनसे प्रॉपर डिस्टेंस रखेंगे तो उन्हें सारे प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो पाएंगे डिस्टेंस की वजह से। और इसीलिए इस ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हम प्लांट्स को प्रिवेंट भी कर पाएंगे ओवर क्राउडिंग से, जिससे कि हमारे जो वीड्स थोड़े दिन बाद उनके बीच में उग जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से, हम उन्हें भी वहां से निकाल पाएंगे। तो ये हुआ आपका सोइंग स्टेप। तो आपको क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम जो है कैसे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं अपनी क्रॉप को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप यहाँ तक अपना एनसीईआरटी बुक से इसे पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।